BN BSc पार्ट सेकंड ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। अपन बात करें संसाधन प्रबंधन। यानी संसाधन को किसे कहा जाता है? वे समस्त पदार्थ जो कि मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमता रखते हैं, क्या कहलाते हैं? संसाधन कहलाते हैं। प्रदेश की बात करें तो पृथ्वी के धरातल पर बसा हुआ एक विस्तृत क्षेत्र जहां पर भौतिक तथा मानवीय तत्वों में समानता पाई जाती है। यानी प्राकृतिक तत्व और मानवीय तत्व, अर्थात वहां की जलवायु का अध्ययन करें, चाहे वहां की खनिज संपदा हो, चाहे वर्षा हो, चाहे जनसंख्या का अध्ययन करें या वहां के आर्थिक क्रियाकलाप का अध्ययन करें, इन सब में अगर समानता पाई जाती है, समरूपता पाई जाती है, तो उसे क्या कहा जाता है? एक संसाधन प्रदेश कहा जाता है। तीन भागों में बांटकर अध्ययन किया था और सबसे पहले था संसाधन विकास की सीमित संभावनाओं के प्रदेश। संसाधन विकास की सीमित संभावनाओं के प्रदेश, अर्थात इनमें उन क्षेत्रों को लिया जाता है जहां पर प्राकृतिक जो संपदा है, अर्थात वहां की जलवायु का अध्ययन करें, वो जलवायु प्रतिकूल पाई जाती है और जलवायु प्रतिकूल होने के कारण से इस क्षेत्र में विकास की सीमित संभावनाएं पाई जाती है। और इसको दो क्षेत्रों में बांटा जाता है, एक ध्रुवीय प्रदेश और दूसरा आता है मरुस्थलीय प्रदेश। ध्रुवीय प्रदेश की बात करें, इसका अध्ययन अपने पिछले वीडियो में किया था। और ध्रुवीय प्रदेश जो कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के मध्य फैले हुए हैं, अर्थात 66.5 डिग्री से लेकर 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य फैले हुए हैं। अर्थात इन क्षेत्रों का अध्ययन करें तो यहां पर तापमान हिमांक बिंदु से भी नीचे पाया जाता है और तापमान हिमांक बिंदु से नीचे होने के कारण से यहां पर वनस्पति भी नहीं पाई जाती है। अतः इस क्षेत्र में मानव विकास हेतु अनुकूलतम दशाएं कम पाई जाती हैं और इस क्षेत्र का विकास न के बराबर होता है। आज अपन बात करेंगे मरुस्थलीय प्रदेश। मरुस्थलीय प्रदेश की बात करें तो मरुस्थलीय प्रदेशों का विस्तार कर्क तथा मकर रेखाओं के मध्य पाया जाता है। अर्थात मरुस्थलीय प्रदेशों का जो विस्तार पाया जाता है वो 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य पाया जाता है। अर्थात मरुस्थलीय प्रदेशों का जो विस्तार है वो कर्क तथा मकर रेखाओं के मध्य पाया जाता है, अर्थात 10 डिग्री से लेकर 30 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य इसका विस्तार पाया जाता है। अर्थात कर्क तथा मकर रेखाओं, इन प्रदेशों की बात करें तो अयनवर्तीय क्षेत्र कहा जाता है और इन्हीं अयनवर्तीय क्षेत्रों में इनका विस्तार पाया जाता है। उत्तरी गोलार्ध की बात करें तो सहारा आ जाता है, थार का मरुस्थलीय क्षेत्र आ जाता है, अरब का मरुस्थलीय क्षेत्र आ जाता है। इसके अलावा मंगोलिया आ जाता है दक्षिणी में, गोबी का मरुस्थलीय क्षेत्र आ जाता है, तकला मकान मरुस्थलीय क्षेत्र और कालाहारी आ जाता है। अर्थात इन मरुस्थलीय क्षेत्रों में मानव निवास हेतु अनुकूलता दशाएं कम पाई जाती है, अतः यहाँ पर लोग कम निवास करते हैं। तो यानी मरुस्थलीय क्षेत्रों में सहारा को सम्मिलित किया जाता है, थार के मरुस्थलीय क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है, अरब के मरुस्थलीय क्षेत्र, मंगोलिया, गोबी, तकला मकान और
कालाहारी मरुस्थलीय क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाता है। ये वाले जो मरुस्थलीय क्षेत्र हैं इनका जो विस्तार है वो 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेके 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेके 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य पाया जाता है। अर्थात इन मरुस्थलीय क्षेत्रों की आप अध्ययन करें तो यहाँ की जो जलवायु है वो शुष्क जलवायु पाई जाती है। और इस शुष्क जलवायु की विशेषता क्या पाई जाती है, यहाँ पर वर्षा की अपेक्षा वाष्पीकरण क्या होता है, अधिक होता है। अर्थात यहाँ पर वर्षा तो कम होती है लेकिन वाष्पीकरण की क्रिया अधिक होती है। चारों ओर रेत के टीले टीले पाए जाते हैं और इन मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले इन रेत के टीलों को क्या कहा जाता है, बालू का स्तूप कहा जाता है। इस क्षेत्र में औसत वर्षा की मात्रा 25 सेंटीमीटर पाई जाती है। कुछ मरुस्थलीय क्षेत्रों में औसत वर्षा 50 सेंटीमीटर भी पाई जाती है। यहाँ पर जो होने वाली वर्षा है वो अनियमित होती है, अर्थात मानसून कभी तो समय से पहले आ जाता है और समय से पहले ही लौट जाता है। अधिकांशतः वर्षा बौछार के रूप में होती है और ग्रीष्म ऋतु में होती है, अर्थात शीत ऋतु में यहाँ पर वर्षा नहीं होती है। इन क्षेत्रों की विशेषता का अध्ययन करें तो यहाँ पर दैनिक तापमान वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पाया जाता है। दैनिक तापांतर की बात करें तो यहाँ पर दिन के समय तापमान अधिक होता है और रात के समय तापमान कम हो जाता है। यहाँ दिन के समय तापमान अधिक होगा और रात के समय तापमान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ये वाली विशेषता किस प्रकार पाई जाती है, क्योंकि मरुस्थलीय क्षेत्रों में वनस्पति का अभाव होता है और पेड़ पौधे होते हैं, इनके द्वारा जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है उसकी अपनी गुप्त उष्मा पाई जाती है। अतः यहाँ पर दिन जितना गर्म होगा रात उतनी क्या होती है, ठंडी होती है। इन मरुस्थलीय क्षेत्रों में औसत तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास पाया जाता है, लेकिन कुछ मरुस्थलीय क्षेत्रों में 50 डिग्री और कुछ में 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी तापमान पाया जाता है। अर्थात यहाँ पर गर्मी क्या रहती है, अधिक रहती है। यहाँ पर दिन गर्म होगा, रात क्या पाई जाती है, ठंडी पाई जाती है। वनस्पति की बात करें तो वनस्पति के रूप में यहाँ पर कटीली झाड़ियां पाई जाती है, जिनमें मुख्य जो वृक्ष पाए जाते हैं वो बबूल होता है, कीकर होता है, नागफनी होता है। अर्थात कटीली झाड़ियां होने के कारण से यहाँ पर वनस्पति कम दिखाई देती है। अर्थात यहाँ पर जो वनस्पति पाई जाती है उसको मरुद्भिद कहा जाता है। और मरुद्भिद जो वनस्पति होती है इसकी विशेषताएं क्या पाई जाती है, पेड़ पौधों की जड़ें लंबी होती हैं, छाल मोटी पाई जाती है, पत्तियां भी मोटी होती है, कांटों के रूप में क्या हो जाती है, रूपांतरित हो जाती है। इनकी जड़ें लंबी पाई जाती हैं ताकि धरातल के आंतरिक भाग से जल का क्या करती है, अवशोषण करती है। इन क्षेत्रों में जीव जंतु भी कम ही पाए जाते हैं, क्योंकि वनस्पति का अभाव होने के कारण से इस क्षेत्र में जीव जंतु क्या पाए जाते हैं, कम ही पाए जाते हैं। तो मरुस्थलीय क्षेत्रों की जलवायु की बात करें तो यहाँ की जलवायु शुष्क होती है, वर्षा कम होती है और वाष्पीकरण क्या होता है, अधिक होता है। यहाँ पर तापमान भी अधिक पाए जाते हैं। कुछ मरुस्थलीय क्षेत्रों में तो 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी तापमान पाया जाता है, जबकि यहाँ पर औसत जो तापमान पाया जाता है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड पाया जाता है। यहाँ पर वर्षा 25 से लेकर 50 सेंटीमीटर होती है, लेकिन कुछ मरुस्थलीय क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा 25 सेंटीमीटर से भी क्या पाई जाती है, कम पाई जाती है। तापमान अधिक होने के कारण से, वर्षा कम होने के कारण से यहाँ पर शुष्क कटीले वन पाए जाते हैं, यानी झाड़ियाँ पाई जाती है, बबूल पाए जाते हैं, कीकर पाए जाते हैं। और यहाँ की वनस्पति है वो किसके रूप में रूपांतरित हो जाती है, कांटों के रूप में क्या हो जाती है, रूपांतरित हो जाती है। अब अपन बात करें इन क्षेत्रों की आर्थिक व्यवस्था। मरुस्थलीय क्षेत्र की जो अर्थव्यवस्था पाई जाती है
अर्थात यहाँ की जो अधिकांश जनसंख्या है वो आखेट के द्वारा अपना जीवन यापन करती है, और एक व्यक्ति को अपना जीवन यापन करने के लिए कम से कम 1 से लेकर 5 किलोमीटर भूभाग की आवश्यकता होती है। यहाँ के लोग आखेट भी करते हैं। आखेट के अलावा पशुचारण भी किया जाता है, अर्थात ये वाले लोग भेड़, बकरी और ऊंट पालते हैं। अधिकांश जो मरुस्थलीय क्षेत्र है उनमें किसको पाला जाता है? ऊंट को ही पाला जाता है, जिसको रेगिस्तान का क्या कहा जाता है? जहाज भी कहा जाता है। अर्थात यहाँ के लोग पशुचारण करते हैं, और पशुचारण भी ये लोग किस प्रकार का करते हैं? ये लोग चलवासी पशुचारण करते हैं, अर्थात ये लोग चारे या पानी की तलाश में अपने पशुओं को एक स्थान से लेकर दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। अर्थात कौन सा जीवन यापन करते हैं? चलवासी पशुचारण जीवन यापन करते हैं। इसके अलावा ये लोग कृषि कार्य भी करते हैं। कृषि कार्य की बात करें तो मरुस्थलीय क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा कम होती है, और वर्षा की मात्रा कम होने के कारण से यहाँ जल कम पाया जाता है। अतः ये लोग इसकी कृषि करते हैं, खजूर की कृषि करते हैं। जिन मरुस्थलीय क्षेत्रों में थोड़ी बहुत वर्षा होती है या कोई जलीय स्रोत पाया जाता है, उसके आसपास में ये लोग खजूर की कृषि करते हैं। इसके अलावा ये लोग खनन का कार्य भी करते हैं, और ये वाला खनन का कार्य ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थलीय क्षेत्रों में किया जाता है, जहां पर सोने की प्राप्ति होती है, और सोना उपलब्ध होने के कारण से ये लोग कौन सा कार्य करते हैं? खनन का कार्य भी करते हैं। मरुस्थलीय क्षेत्रों की खनिज संपदा की बात करें तो मरुस्थलीय क्षेत्रों में प्रतिकूल जलवायु होने के कारण से यहां पर खनिजों की खोज का कार्य कम होता है। लेकिन जिन मरुस्थलीय क्षेत्रों में खनिजों की खोज का कार्य हुआ है वहां पर जैसे ऑस्ट्रेलिया में सोना उपलब्ध है, उसी प्रकार से अरब के जो मरुस्थलीय क्षेत्र हैं, अब अरब के मरुस्थलीय क्षेत्रों में कौन कौन से क्षेत्र आएंगे? सऊदी अरब आ जाएगा, इराक आ जाएगा, ईरान आ जाएगा। इन क्षेत्रों में खनिज तेल के भंडार पाए जाते हैं। ये संपूर्ण क्षेत्र मरुस्थलीय क्षेत्र है, लेकिन यहाँ की अर्थव्यवस्था खनिज तेल पर ही टिकी हुई है। प्रतिकूल जलवायु होने के कारण से इस क्षेत्र में संसाधनों के विकास की सीमित संभावनाएं पाई जाती है। लेकिन अगर इस क्षेत्र में पानी की सुविधा उपलब्ध करवा दी जाए तो इस क्षेत्र का आर्थिक विकास हो सकता है। और जिस प्रकार से विश्व की जनसंख्या में लगातार वृद्धि हो रही है, अगर आने वाले समय में इन क्षेत्रों में जल पहुंचा दिया जाएगा तो उस बढ़ी हुई जनसंख्या में खाद्यान्नों की आपूर्ति कौन से क्षेत्र करेंगे? ये मरुस्थलीय क्षेत्र ही करेंगे। तो मरुस्थलीय क्षेत्र की जलवायु भी प्रतिकूल पाई जाती है, यहां वर्षा की मात्रा भी कम होती है, लेकिन फिर भी यहां लोग बहुत ही कम निवास करते हैं, और यहां का जो जनसंख्या घनत्व है वो एक व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी क्या पाया जाता है? कम पाया जाता है। अर्थात यहाँ जनसंख्या कम निवास करती है। तो ये तो था मरुस्थलीय प्रदेश, जहां पर संसाधनों के विकास की सीमित संभावनाएं पाई जाती हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।